करते हैं। तो बेटा हम लोगों ने कल पढ़ा था एक बीजपत्री मूल की यानी जड़ जो होती है उसको अगर हम इस तरह से अनुप्रस्थ काटते हैं तो अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हमको देखने को मिलती है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ ही अंतर है जो मैंने आपको नोट्स में एक चार्ट के रूप में दी और वो अंतर जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको डायग्राम बनाकर 4 नंबर का आपको प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन करना है। मेजर एक्सरसाइज है प्रैक्टिकल की, करना कुछ नहीं होता, यही डायग्राम बनाना होता है, नामांकित करना होता है। ये जो पॉइंट्स आप पढ़ रहे हो इनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लर्न करके आपको 8 पॉइंट एटलीस्ट लिखने होते हैं ना। 4 नंबर की वो एक्सरसाइज है, स्लाइड बनानी होती है, वो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब सीखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है कि दे देता है क्वेश्चन की द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, कल हम लोगों ने एक बीजपत्री का देखा, आज हम जो पढ़ेंगे वो द्विबीजपत्री की जो जड़ होती है उसके एग्जाम्पल क्या है द्विबीजपत्री का। द्विबीजपत्री में आप लोग मटर को खोलते हो, मटर या चने को देखते हो तो ऐसे जब वो गल जाता है तो उसके ऐसे 2 भाग निकलते हैं ना। तो इसी के अंदर पत्ती जैसी संरचना होती है जिसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। और ये फूड किसके द्वारा काम में लिया जाता है, तो ये फूड भ्रूण के द्वारा, और भ्रूण से नया पादप विकसित होता है। ठीक है, तो जिसमें ये 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है जिसमें ये फूड या खाना स्टोर रहता है, भोजन स्टोर रहता है भ्रूण के लिए, तो उसे हम बोलते हैं बीज पत्र। ठीक है, क्योंकि संख्या 2 है इसलिए बोला जाता है द्विबीज पत्र। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल है चना, मटर, इस तरह की जो दालें होती हैं मोस्ट ऑफ, उनके अंदर जो एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो आपके द्विबीजपत्री के आते हैं। तो द्विबीजपत्री पादप मतलब मैं चने की ले लूं चाहे मैं मटर का ले लूं, है ना, अगर मैं उसकी जड़ को लेती हूँ और उस जड़ को काटती हूँ, है ना, तो उसके अंदर मुझे कुछ ऐसी जो लेयर्स हैं वो नजर आएगी, तो उसको हमको देखना है। अधिकतर जो पॉइंट है वो आपके कल वाले टॉपिक से मैच करते हैं, कुछ जो है वेरिएशंस है वो वेरिएशंस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो लेयर पाई जाती है, फर्स्ट लेयर जो पाई जाती है बाहर ही बाहर, वो होती है मूलीय त्वचा। हम लोगों ने पहला उत्तक पढ़ा था बाह्य त्वचा, कल भी मैंने बताया था कि इसके अंदर क्योंकि ये मूल की बाह्य त्वचा है इसलिए हम इसको मूलीय त्वचा बोलते हैं। तो फर्स्ट लेयर जो आती है, फर्स्ट लेयर आएगी मूलीय त्वचा। मूलीय त्वचा के नीचे आते हैं वलकुट। ठीक है, ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हो वलकुट। फिर उसके बाद तीसरी जो लेयर आएगी वो आएगी अंतस त्वचा। यहाँ पर ये मूलीय त्वचा हो गई, ये वलकुट हो गया, ये जो गोल आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसकी ये जो बाहर वाली लाइन है, 2 गोल स्ट्रक्चर है, एक तो ये जा रही है और एक ये जा रही है। तो ये जो बाहर वाली थोड़ी बड़ी सेल्स मैंने बना रखी है वो लेयर आती है अंतस त्वचा। फिर उसके नीचे ये अंतस त्वचा के नीचे आप ये वाली लेयर देख रहे हो, ये है आपकी परिरंभ। ठीक है, फिर उसके बाद संवहन फूलीय क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जहां पर क्या पाए जाते हैं, संवहन फूल पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। फिर संयोजी उत्तक, ये यहाँ पर आप जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, इसके बीच में जो गैप देख रहे हो वहां पर उत्तक पाए जाते हैं, मृदुतक, उसे हम बोलते हैं, उसको उत्तक को बोलते हैं हम संयोजी उत्तक। ठीक है, और लास्ट में यहाँ बीच के अंदर ये जो आप मेटाजाइलम देख रहे हो इसके बीच का ये पोर्शन जो है वो मज्जा कहलाता है। तो इनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, एक एक जो पॉइंट्स है वो पढ़ना है। तो पहले आपको नाम याद होना चाहिए। सबसे बाहर जो जड़ें होती है उनमें जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं मूलीय त्वचा। मूलीय त्वचा के नीचे कौन सी लेयर आती है बेटा, वलकुट। वलकुट के बाद कौन सी लेयर आएगी, अंतस त्वचा। अंतस त्वचा के बाद कौन सी आएगी, परिरंभ। परिरंभ के बाद क्या आएंगे, संवहन फूलीय क्षेत्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारी 6 लेयर आएगी वो आएगी संयोजी उत्तकीय क्षेत्र, है ना, या संयोजी उत्तक जो हम कहते हैं नॉर्मल में। और फिर जो लास्ट पॉइंट आएगा वो आएगा हमारी मज्जा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के आपको नाम याद होने चाहिए। अगर प्रैक्टिकल में आता है ना, अगर थ्योरी में आएगा तो भी आप ऐसे ही पॉइंट लिखो, और प्रैक्टिकल में अगर आता है आपके कि द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके 8 जो लक्षण है वो लिखिए। तो ये आप पॉइंट लिखकर, मतलब ये लेयर आप याद कर लो नाम, और उसके बाद इनके एक एक क्या कर दो, लक्षण लिख लो, तो आपके नंबर जो है कहीं नहीं करते। ठीक है, तो वहां पर भी आपको क्या होता है, हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूलीय त्वचा।
मूलीय त्वचा जो होती है सबसे बाहर वाली लेयर होती है। तो देखो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लेयर जो आती है वो आती है मूलीय त्वचा। आप देख रहे हो सिंगल लेयर जो है कोशिकाओं की वो इसको मिलकर बना रही है, ठीक है। तो ये क्या होती है, थोड़ा मोटा स्तर होता है और मतलब साइज में थोड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, मोटा स्तर जो होता है उससे मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद ये जो कोशिका है, मूलीय त्वचा है, इसके ऊपर उप त्वचा नहीं पाई जाती, ना तो एक बीजपत्री में पाई जाती है ना ही द्विबीजपत्री में। क्यूटीन की एक अलग से ऊपर अगर लेयर पाई जाती है इस मूलीय त्वचा के तो उसके हम बोलते हैं उप त्वचा, तो उप त्वचा नहीं होती। प्लस इसके अंदर जो रंध्र हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी वो रंध्र भी नहीं पाए जाते। कोशिकाओं की भित्तियों में कोई गेप नहीं होता, तो अंतरा कोशिक अवकाश भी नहीं पाए जाते। क्या चीज होती है, सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो मूलीय त्वचा कहलाती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई, इसलिए बोलेंगे एक कोशिकीय परत है। उसके बाद इसके अंदर इसके ऊपर कोई उपत्वचा नहीं पाई जाती है, ये पॉइंट आप लिखेंगे। प्लस इसमें क्या होते हैं, रंध्र भी नहीं पाए जाते जिनके द्वारा क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। तो स्ट्रोमेटा जिनको हम पढ़ते हैं, स्ट्रोमेटा नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिकाओं के बीच अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होते, बट अतिवृद्धि के रूप में इसकी कोशिका झिल्ली ऐसे मुड़ जाती है और इस तरह से, तो ये अतिवृद्धि के रूप में मूल रोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। मूल रोम का काम क्या होता है, जड़ें होती है, जड़ का मुख्य काम क्या है, पौधे के लिए खनिज लवण और जल को ग्रहण करना। तो ये मूल रोम जो है वो जल को मिट्टी से अवशोषित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। समझ आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि ये सबसे बाह्य परत है, मूल रोम इसमें पाए जाते हैं, उप त्वचा और जो रंध्र होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, मोटा स्तर होता है, एक कोशिकीय स्तर होता है और सबसे बाह्य स्तर होता है। एक पॉइंट आपको और बनाना हो तो आप लिख सकते हो कि इसके नीचे जो नेक्स्ट लेयर आती है वो वल्कुट आती है। आप एक पॉइंट इस तरीके से बढ़ा सकते हो, उसको गलत नहीं करेगा वो। समझ में आ गया। उसके बाद सेम ये का ये पॉइंट जो है वो आप किसमें पढ़ते हो, एक बीजपत्री के अंदर भी सेम पॉइंट लिखते हो। जो पॉइंट अभी मैंने बोले इसमें वो के वो पॉइंट अगर आप वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो वो का वही होता है। वहां पर एक पॉइंट आपके बुक में एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि मूल रोम जो होते हैं उसके ऊपर क्यूटीन का आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी के कण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जो जल अवशोषण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। बाकी सेम पॉइंट है। फिर जैसे एक बीजपत्री में नेक्स्ट लेयर वल्कुट आई थी, सेम इसमें भी क्या आती है, वल्कुट आती है। अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं, गोलाकार कुछ संरचनाएं होती हैं। फिर उसके बाद किससे बनी हुई होती है, सेम पॉइंट उसमें भी था एक बीजपत्री में और सेम पॉइंट द्विबीजपत्री में भी है कि मृदुतक उत्तक से बनी हुई होती है। मृदुतक उत्तकीय कोशिकाएं हैं उनसे बनी होती है, ठीक है। मृदुतक उत्तक, मृदु यानी मीठा, भोजन हमें मीठा लगता है इसीलिए खाते हैं। अगर भोजन का जो टेस्ट है ऑलवेज कड़वा होता तो हम खाना पसंद नहीं करते। तो सेम है कि मृदुतक जहां पर भी आ जाए याद रखो कि भोजन निर्माण और संग्रहण, ठीक है। तो ये वल्कुट जो होता है वो भोजन निर्माण और संग्रहण का काम करता है। बट एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में डिफरेंस ये है कि द्विबीजपत्री का होता है वो वल्कुट का क्षेत्र थोड़ा कम होता है और एक बीजपत्री में क्षेत्र कैसा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी सेम का सेम है। कोशिकाओं के बीच में आप गैप देख रहे हो, दैट मीन्स अंतरा कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। और एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि सबसे बाहर वाली जो मूलीय त्वचा होती है उसके नीचे ये स्तर पाया जाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है कि बाह्य मूल त्वचा क्या होती है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि ये सबसे बाहरी लेयर जो मूलीय त्वचा होती है वो बेटा घर्षण या किसी अदर कारण से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट हो गई तो अब ये तो नष्ट हो गई, सबसे फ्रंट में इस वाले एरिया में कौन सा क्षेत्र आ गया, वल्कुट सबसे बाहर आ गया, ठीक है। तो वल्कुट बाहर आ गया तो ये सेल्स क्या होगी, क्योंकि वैसे ही अंतरा कोशिकीय अवकाश है इसमें, तो जो कोशिकाएं हैं वो इधर उधर बिखर सकती है। ऐसा नहीं हो इसके लिए यहाँ पर क्यूटीन की और लिग्निन की एक परत बन जाती है इस तरीके से फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बाह्य मूल त्वचा। ये आपको पूछा जा सकता है डेफिनेशन के अंदर कि बाह्य मूल त्वचा क्या होती है।
तो कहने का मतलब है कि मूलीय त्वचा जब नष्ट हो जाती है तो वलकुट की कोशिकाएं जो होती है वो सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती है और इनके संरक्षण के लिए किसका क्यूटीन और जो लिग्निन पदार्थ है कार्बनिक उनसे एक क्या बन जाती है परत बन जाती है और ये जो परत है वो बाह्य मूलीय त्वचा कहलाती है। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। हाँ आगे बढ़े, समझ आ गया इतना? समझ आ गया? यस मैम आ गया समझ में। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाह्य मूल त्वचा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। फिर आती है वलकुट के नीचे कौन सी लेयर देख रहे हो आप? अंतस्त्वचा। सिंगल लेयर दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना? हाँ तो सिंगल लेयर दिख रही है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे इसके लिए? ये तो बहुपर्तीय थी, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी थी, बहुत सारी लेयर देख रहे थे आप, पहली दूसरी तीसरी चौथी, लेकिन ये कैसी है? एक कोशिकीय परत से मिलकर बनी है, तो इसे हम कहेंगे कि अंतस्त्वचा जो होती है वो एक कोशिकीय परत से मिलकर बनी हुई होती है। फिर एक विशेषता है, इनकी कोशिकाएं हमेशा ढोलकाकार होती है, ढोलक के समान होती है। अंतस्त्वचा की कोशिकाएं कैसी होती है? ढोलक के समान। ठीक है, अब ध्यान रखो, अंतस मतलब होता है अंदर, और अगर हम ढोलक की संरचना देखते हैं तो अंदर उसके कुछ नहीं होता है ना, तो वही समझो कि ये ढोलकी आकार की, जहां अंतस्थ वर्ड आ जाए उसका नाम रखो ढोलकाकार। ढोलक के अंदर कुछ नहीं होता, तो अंतस्त्वचा कोशिकाएं ढोलकाकार होती है, ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर देखो, एक बीजपत्री में हमने पढ़ा था कि जब कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है यानी मैच्योर हो जाती है, एक एज उनकी निकल जाती है, कुछ साल वो कंप्लीट कर लेती है ना, कुछ टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेती है, तो उसके ऊपर कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती। किसमें? एक बीजपत्री में। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? द्विबीजपत्री में, तो ये एक अंतर आता है कि इसमें चाहे जड़ नई हो या पुरानी, यानी चाहे तो नई हो चाहे वो परिपक्व हो, दोनों में क्या पाई जाएगी? इसकी ये जो भित्तियां आप देख रहे हो, और ये भित्तियां, यहां पर किसका जमाव हो जाता है? लिग्निन और सुबेरिन नामक पदार्थ का। तो ये जो जमाव होने से एक जो पट्टी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इस पट्टी जैसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कैस्पेरियन पट्टियां। तो आप पॉइंट अगर देखते हो इसके अंतर में, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कैस्पेरियन पट्टियां होती है वो नई जो मूल होती है उसकी अंतस्त्वचा में भी होती है, और परिपक्व जो होती है यानी नवीनतम जो मूल की कोशिकाएं होती है उनमें भी होती है, और जो परिपक्व होती है उनमें भी होती है। किसमें? द्विबीजपत्री मूल में। लेकिन अगर बात होती है एक बीजपत्री की, तो सिर्फ किसमें होगी? नए पादप के अंदर। जो परिपक्व प्लांट होते हैं उनमें कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती। तो ये एक अंतर है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। अब देखो, एक चीज और आती है अंतस्त्वचा से रिलेटेड। अगर आपको कभी भी अंतस्त्वचा आए ना बेटा, तो 3 पॉइंट याद रखने, एक तो आकृति ढोलकाकार, दूसरी ध्यान रखना है कैस्पेरियन पट्टियां, और तीसरी चीज जो आती है हमारे अंतस्त्वचा से रिलेटेड वो आती है मार्ग कोशिकाएं। ये 3 वर्ड तो आते ही आते हैं जड़ में, चाहे तुम एक बीजपत्री में ले लो चाहे द्विबीजपत्री में। जब भी अंतस्त्वचा नाम आ जाता है तो याद आना चाहिए कि कोशिकाएं ढोलकाकार है, कैस्पेरियन पट्टियां, इसके कमेंट्स में हमको लिखना ही लिखना है, और मार्ग कोशिकाएं जो है हमें लिखना ही लिखना है। क्या होती है मार्ग कोशिकाएं? होती अंतस्त्वचा की ही कोशिकाएं हैं, लेकिन इन पर कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती। समझ में आ रहा है? यानी लिग्निन और सुबेरिन का जमाव नहीं होता है। तो ऐसी अंतस्त्वचा की कोशिकाएं जिस पर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव नहीं होता, उन्हें हम कहेंगे मार्ग कोशिका। और यहां पे नहीं, इसको यहां लिखूंगी मैं, उसका रीजन है मार्ग कोशिकाएं जो होती हैं उनके जस्ट अपोजिट, यहां पर ये सेल आ रही है, उसके बाद यहां जस्ट अपोजिट ये फ्लोएम है, और फ्लोएम में भी प्रोटोफ्लोएम इधर होता है मूल के अंदर। तो फ्लोएम जो प्रोटोफ्लोएम होता है यानी प्रोटोफ्लोएम यहाँ है, तो जस्ट सामने इसके मार्ग कोशिका होगी, ताकि ऊपर से जो भी ये पानी अवशोषित होकर इधर से इधर आ रहा है, तो मार्ग कोशिकाओं के थ्रू कहां पहुंच जाए? प्रोटोफ्लोएम में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि कैस्पेरियन पट्टियों पर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता है, बाकी कोशिकाओं पर तो पानी इनको क्या कर सकता है, जो है इनसे ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब
वाटर प्रूफ है ये। लिग्निन और सुबेरिन का जो जमाव हो जाता है यानी कैस्पेरियन पट्टियां हैं वो एक तरीके से वाटर प्रूफ है। उससे इन कैस्पेरियन पट्टियों के थ्रू होकर पानी अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए इन मार्ग कोशिकाओं पर क्या नहीं पाई जाती, कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती, लिग्निन और सुबेरिन का जमाव नहीं पाया जाता। ऐसा इसीलिए होता है ताकि पानी क्या हो सके, इस प्रोटोफ्लोएम तक आ सके। तो हमेशा ये चीज रखना, मार्ग कोशिका जस्ट अपोजिट होगी प्रोटोफ्लोएम। जहां यहाँ प्रोटोफ्लोएम, यहाँ मार्ग कोशिका है तो इसके अंदर की तरफ प्रोटोफ्लोएम होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं कि प्रोटोफ्लोएम के सम्मुख हमेशा मार्ग कोशिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस मैम। ओके है ना। तो देखो तो ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी अंतःत्वचा है 3 पॉइंट हमको याद रखना है। क्या क्या? आकार ढोलकाकार, सेकंड पॉइंट आता है क्या चीज, कैस्पेरियन पट्टियां, और तीसरा हमारा मार्ग कोशिकाएं। मार्ग कोशिकाएं किसको मार्ग दे रही है जाने के लिए, पानी को जाने के लिए मार्ग दे रही है। कहां तक चला जाए, प्रोटोफ्लोएम तक चला जाए, जो जाइलम है वहां तक चला जाए, या जो परिरंभ के अंदर वाला हिस्सा है वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मार्ग कोशिकाएं मार्ग दे रही है पानी को अंदर आने के लिए। क्यों कर पा रही है, क्योंकि मार्ग कोशिकाओं पे क्या नहीं पाई जाती, कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती। आ रही बात समझ में? सेम पॉइंट आएंगे दोनों के अंदर, चाहे आप पॉइंट ले लो एक बीजपत्री में चाहे द्विबीजपत्री में, ये चीजें सेम है, इस चीज को ध्यान रखना। बस अंतर इतना ही है कि ये जो कैस्पेरियन पट्टियां हैं द्विबीजपत्री में तरुण यानी नई जो मूल होती है उसमें भी पाए जाता है, और परिपक्व होती है उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, द्वि मतलब होता है दोनों, तो दोनों मतलब नई को बोलेंगे तरुण और परिपक्व को बोलेंगे पुरानी, है ना। तो द्वि में दोनों पे कैस्पेरियन पट्टियां पाई जा रही है, जबकि एक बीजपत्री में सिर्फ किसमें होता है, परिपक्व अवस्था में नहीं होता, तरुण में पाई जाती है। तो ये चीज अंतर का डिफरेंस ध्यान रखना। फिर आता है परिरंभ। नेक्स्ट ये जो एक कोशिकीय परत आप देख रहे हो जो कि अंतःत्वचा के नीचे आ रही है, इसे हम बोलेंगे क्या चीज, परिरंभ। ठीक है, तो ये परिरंभ जो होती है वो पाई जाती है। परिरंभ जो होती है वो पार्श्व मूल की उत्पत्ति करती है। ये मुख्य मूल होती है, इससे निकलने वाली ये जो साइड की जड़ें होती है इन्हें क्या कहा जाता है, पार्श्व मूल कहा जाता है। तो पार्श्व मूल का जो निर्माण होता है, जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, ये परिरंभ के द्वारा होती है। फिर द्वितीय वृद्धि, अभी हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे है ना, द्वितीय वृद्धि वाला। अभी हम लोगों ने ये एनाटॉमी हमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद हम द्वितीय वृद्धि पढ़ेंगे जड़ों के अंदर और तने के अंदर द्विबीजपत्री। तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि काग एधा क्या होती है, अंतरा संवहनी एधा क्या होती है। बट अभी के लिए इतना समझो कि काग एधा और अंतरा संवहनी एधा जो होती है वो द्वितीय वृद्धि में सहायक होती है, मतलब पौधे की चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करती है। ऐसी वो संरचना है जो चौड़ाई को बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है, द्वितीय जाइलम का निर्माण करने में मदद करती है। तो काग एधा, अंतरा संवहनी एधा और पार्श्व मूल की उत्पत्ति द्विबीजपत्री में किससे होती है, परिरंभ से। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको नीट में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विबीजपत्री की जो ये परिरंभ होती है उनसे किन संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। तो पार्श्व मूल यानी मुख्य मूल जो होती है उसके साइड में आप देखते हो इस तरह से और जड़ें निकली रहती है। तो पार्श्व मूल जो होती है उससे क्या करते हैं, उसके निर्माण करने में मदद करती है। और द्वितीय वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल जो संरचनाएं होती हैं, काग एधा और अंतरा संवहनी एधा, उसका निर्माण करने में भी क्या होती है, परिरंभ सहायक होती है। अब यहाँ पर भी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में डिफरेंस आ जाता है। एक बीजपत्री में आप जब भी लिखोगे तो सिर्फ इतना लिखोगे कि परिरंभ के द्वारा किसका निर्माण होता है, पार्श्व मूल का। लेकिन जब हम बात करेंगे द्विबीजपत्री जड़ की तो आप ऐसे लिखोगे कि जो परिरंभ होते हैं उससे काग एधा और अंतरीय संवहनी एधा का भी निर्माण होता है। रीजन क्या है, एक बीजपत्री के अंदर आप लोग अगर एग्जाम्पल लेते हो, गेहूं आता है, चावल आता है, कैसी है बेटा, कई सालों तक जिंदा रहती है क्या फसलें, नहीं, हर साल गेहूं उगता है फिर दूसरी फसल उगाई जाती है, हर साल चावल उगता है दूसरी, मतलब एक वर्षीय पौधे एक साल के अंदर अपना जीवन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, नष्ट कर लेते हैं, है ना।
तो उनके अंदर द्वितीय वृद्धि होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि उनके तने भी आप लोगों ने देखे होंगे तो ज्यादा मोटे नहीं होती। लेकिन द्विबीजपत्री जैसे कि आम हो गया, ये सब जो जैसे प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कई सालों तक जिंदा रहते हैं। तो इनके तने कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें द्वितीय वृद्धि होती है। और गेहूं में, इनमें क्यों नहीं होते, मक्के में? क्योंकि तना पतला क्यों होता है? क्योंकि उनमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती है। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आपको लिखना है द्विबीजपत्री में। फिर आता है संवहनफूलीय क्षेत्र। तो इसमें अरीय संवहनफूल पाया जाता है। अरीय संवहनफूल होने का क्या मतलब है कि ये जो फ्लोएम आप देख रहे हो, मैं बाकी सारी चीजें रब कर रही हूँ, है ना, तो ये जो फ्लोएम है और यहाँ पर ये जाइलम है, ये दोनों अलग अलग त्रिज्याओं पर उपस्थित है। ये मैंने आपको संवहनफूल के प्रकार पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था कि आपको ये चीज ध्यान रखना कि जब भी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो अलग अलग त्रिज्याओं पर पाए जाते हैं तो उसे हम अरीय संवहनफूल व्यवस्था कहते हैं। तो आपको सीधा यहाँ पर लिखना है कि अरीय संवहनफूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनकी संख्या, संवहनफूल की संख्या। आप यहाँ पर देखो, ये मैंने जाइलम बनाया है, जाइलम बड़ा अंदर बनाया है। ठीक है, तो बड़ा जो होता है, जिसका आकार जाइलम का बड़ा होता है, वो होता है मेटाजाइलम। और जो छोटा होता है, जो पहले बनता है, वो होता है प्रोटोजाइलम। ठीक है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ठीक, तो यहां पर इनकी संख्या काउंट करो, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो संवहनफूल तो हम किसको कह रहे हैं, फ्लोएम और जाइलम दोनों को कंबाइंडली कह रहे हैं ना। तो जो संवहनफूल होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 4 या फिर 2, मतलब 2 से लगाकर 4 के बीच होती है, मतलब कम होती है। जबकि एक बीजपत्री जो होते हैं उनमें भी संवहनफूल ये का ये होता है अरीय, लेकिन संख्या में डिफरेंस होता है, उसमें 8 से भी ज्यादा होती है, 6 से भी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, 2 से 4 के बीच होती है। यानी संवहनफूलों की संख्या जो होती है वो द्विबीजपत्री में क्या होती है, कम, जबकि एक बीजपत्री में संवहनफूल की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर बाह्य आदिदारुक, वहां पर एक बीजपत्री में भी लिख रहे थे हम संवहनफूल के बारे में, और यहाँ पर भी लिख रहे हैं बाह्य आदिदारुक। बाह्य आदिदारुक का क्या मतलब है कि प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर होता है और मेटाजाइलम जो है वो केंद्र की ओर होता है। समझ में आ गया? इसमें जो संवहनफूल है उसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि अरीय संवहनफूल पाया जाता है, 2 से 4 इनकी संख्या होती है, जबकि एक बीजपत्री में क्या होती है, 8 से भी अधिक होती है। फिर बाह्य आदिदारुक उधर भी था और बाह्य आदिदारुक इधर भी है, यानी प्रोटोजाइलम बाहर है, बाह्य मतलब, आदिदारुक का मतलब होता है प्रोटोजाइलम, बाह्य मतलब बाहर, तो प्रोटोजाइलम क्या है, बाहर की ओर है। तो ये संवहनफूल की विशेषता हो गई। अब इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में आप उत्तक जोड़ रहे हो, यहाँ पर क्या पाई जाती है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है मृदुतक उत्तक की। ठीक है, तो ये जो उत्तक पाया जाता है वो करता है किसका निर्माण, संयोजी उत्तक का। किसके बीच में बेटा, ये जो आप फ्लोएम देख रहे हो और ये जो जाइलम देख रहे हो, इसके दोनों के बीच में ये जो गैप है, वहां पर जो उत्तक पाया जाता है इस तरीके से पूरे में, उसे हम संयोजी बोलते हैं। संयोजन करना मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जोड़ने वाला उत्तक है, किसको जोड़ रहा है, जाइलम और फ्लोएम के बीच दोनों को जोड़ रहा है, गैप को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, संयोजी उत्तक बोल रहे हैं। फिर आती है मज्जा। तो ये आप जो संवहनफूल देख रहे हो, इसमें ये मेटाजाइलम जो आपको दिख रहे हैं बड़े वाले, उसके बीच में ये जो बीच वाला ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर मृदुतक उत्तक पाया जाता है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे कहा जाता है मज्जा। म से मध्य, म से मज्जा। तो बिल्कुल बीचों बीच वाला जो एरिया होता है वहां पर कोशिकाओं का जो समूह पाया जाता है उसे मज्जा बोलते हैं। एक बीजपत्री में ध्यान रखना, एक बीजपत्री मूल में कैसा था, सुविकसित मज्जा थी, यानी वेल डेवलप थी। लेकिन द्विबीजपत्री में जैसे संवहनफूल की संख्या कम है, वैसे ही मज्जा या तो बिल्कुल छोटी होगी यानी अल्प विकसित होगी, या होगी ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो द्विबीजपत्री में ध्यान रखना कि जो मज्जा होती है वो अल्प विकसित या छोटी होती है या नहीं होती है ना। लेकिन एक बीजपत्री में कैसी होती है, सुविकसित होती है। तो यहाँ से आपको अंतर समझ में आ गए होंगे। वैसे मैंने चार्ट आपको दे दिया है, पर मैंने साथ के साथ आपको अंतर समझा दिए हैं। ठीक है बेटा।